हेलो बालक और मैया को आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस चैनल पर आप लोग को हार्दिक अभिनंदन है। और प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग चर्चा किए थे केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग वर्णन किए थे कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान क्या बताए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको कहेंगे, तो हाइड्रोकार्बन और डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो फिर हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स का ग्रुप जो तैयार हो जाएगा तो वो कहलाएगा फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मीनिंग यही समझाए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेंगे, इसके अलावा अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो। तो ये भी चर्चा किए थे कि कार्बन इस वर्ग में है तो 4Ka में है। तो 4Ka पीरियोडिक टेबल में 4Ka के बाद जो तत्व है ना, पहले वाला तत्व नहीं, बाद वाला जो तत्व है वही कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसके साथ क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, बॉन्डिंग होती है, तो वही कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब उसमें रह गया था मिक्सचर। आइए हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं। और मिक्सचर तो बराबर आप लोग ये शब्द बोलते रहते हैं कि मिक्सचर ला दीजिए, मिक्सचर ला दीजिए। तो आखिर मिक्सचर क्या है, यानी कि इसका हिंदी होता है मिश्रण। मिश्रण, मिक्सचर नहीं कहते मिक्सचर, दालमोट। तो दालमोट में ही समझ लीजिए कि क्या क्या उसमें पार्टिकल्स होते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो चना है, कुछ आपको मसालेदार चीज है, मतलब हर तरह का भिन्न भिन्न, मतलब आप कह सकते हैं कि पार्टिकल का वो क्या होता है, एक समूह होता है। तो उसको आप कह सकते हैं मिक्सचर। क्या कह सकते हैं, मिक्सचर। जैसे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, पहले भी हम चर्चा की है, पुनः हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे मान लो कि एक कंटेनर में वाटर है, प्योर वाटर, इसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है। तो ये जो वाटर है ये कहलाएगा आपका कंपाउंड। क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, यानी कि यौगिक। और यौगिक जो बने होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है, मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स को भी अगर देखा जाए कि ये किससे बना होता है, तो इसका है कि एटम, यानी कि जितने भी इस दुनिया में पदार्थ हैं वो सब किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ। अब ये देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट एटम जो होते हैं वो एक निश्चित या फिक्स अगर रेशियो में है तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। एक मॉलिक्यूल्स भी बना हुआ है किससे, एटम से ही बना हुआ है, ठीक है। मगर डिफरेंट डिफरेंट जो एटम होते हैं उनको अगर फिक्स रेशियो में अगर उनकी बनावट है या कंपोजिशन है तो फिर वो कहलाएगा मॉलिक्यूल्स। और उस तरह के फिक्स वाला बहुत सारे वो जो बना हुआ है वो मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। एक मेरे पास और कंटेनर है, उसमें मान लेते हैं कि इसमें इस कंटेनर में आपके पास क्या है, शुगर का पार्टिकल है, शुगर, चीनी, ठीक है। तो वाटर क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। शुगर क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। इसका जगह मॉलिक्यूल्स अगर देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है, तो C6
C12 H22 हो गया, सॉरी। तो ये जो शुगर कंसिस्ट है वो देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इसमें एक फिक्स रेशियो में ही इन लोग क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, और मॉलिक्यूल्स का अगर समूह बन जाए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो कहलाएगा आपको कंपाउंड। तो ये शुगर क्या है, चीनी क्या है, तो यौगिक है, कंपाउंड है। अब जरा समझिएगा कि मिक्सचर क्या है। तो ये दो कंपाउंड को अगर मिलाकर हम एक नया हम तैयार कर लेते हैं कि वाटर में हम क्या डिजोल्व करा रहे हैं, चीनी को। तो इसके पार्टिकल्स, वाटर का भी पार्टिकल्स आ गए और इसमें किसका पार्टिकल्स आ गए, चीनी का भी। तो वाटर में अगर हम शुगर को डिजोल्व करा दें हम, तो वो जो तैयार होगा उसको हम फिर कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो शुद्ध पदार्थ नहीं हुआ, प्योर मैटर नहीं हुआ। वो क्या हो गया, इम्प्योर, अशुद्ध हो गया, क्योंकि वह बना हुआ है किससे, वाटर से, और शुगर से मिलकर ये बन रहा है। जिसको हम लोग कहते हैं कि पानी में यदि हम लोग चीनी मिला देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि शरबत। तो आपका जो शरबत जो है वो क्या है, मिक्सचर। ठीक है। अब मिक्सचर को भी क्लासिफाई करना कि मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए, मिक्सचर दो प्रकार के, एक का नाम है होमोजीनियस और एक का नाम है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस ठीक है। होमोजीनियस क्या है, तो पहले समझ लीजिए कि इसका हिंदी क्या होगा, तो समांग मिश्र। ये क्या है, इसका हिंदी होता है विषमांग। तो होमोजीनियस मिक्सचर की पहचान कैसे करेंगे कि यह जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है। तो होमोजीनियस की जो पहचान है वो ये है कि यदि दो कंपाउंड अगर मिक्स हो रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं, तो आपस में पूर्णतः मतलब 100% एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपको होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर पार्शियल डिसॉल्व हो रहे हैं, आंशिक, है ना, तो वो कहलाएगा हेटेरोजीनियस। जिससे हम लोग शरबत तैयार करते हैं तो वाटर में हम लोग क्या करते हैं, चीनी को मिलाकर, और जब इसको हिलाते हैं तो वाटर के पार्टिकल और चीनी का पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक काफी उनका साइज क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। मगर यही चीज अगर हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर में अगर देखा जाए, जिससे आपके पास मिट्टी है और उसमें हम वाटर डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, तो मान लो कि 3 प्रकार का इसमें हम यूज कर रहे हैं। कुछ इसमें जो पार्टिकल है वो किसका है, वाटर का है। कुछ जो पार्टिकल है वो किसका है, तो सॉइल मिट्टी का है। और कुछ जो पार्टिकल है, वाटर है, सॉइल है, और सैंड है, बालू। तो इसको देखिएगा कि आपस में एक दूसरे से जो डिसॉल्व होता है वो 100% नहीं, पार्शियल यानी कि आंशिक डिसॉल्व होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ऐसे अगर क्लासिफाई किया जाए होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो जान लीजिए कि जिनका साइज, पार्टिकल जो डिसॉल्व हो रहा है उसका जो साइज होना चाहिए 1 नैनोमीटर से लेस देन होना चाहिए। ठीक है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर की अगर बात किया जाए तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है वो आपको 1 नैनोमीटर से ज्यादा साइज होगा उसका पार्टिकल का, और 100 नैनोमीटर से कम होता है ना। तो इस तरह से होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस को हम पहचान करेंगे, और इसका डिटेल जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो
वो आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में, तो उसमें हम लोग डिटेल मेथड करेंगे। तो मिक्सचर दो प्रकार के हो गए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब हम लोग तो केमिस्ट्री का बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उस ब्रांच में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर ब्रांच अगर देखा जाए केमिस्ट्री का ब्रांच शाखा, तो मुख्यतः हम 4 शाखा में क्लासिफाइड कर रहे हैं। किसका? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में अध्ययन क्या करना है? तो केमिस्ट्री में हम लोग जो अध्ययन करेंगे, यानी रसायन शास्त्र में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, वो पदार्थ के नेचर के बारे में, उसके स्वभाव कैसा है, गुण क्या है और उसकी संरचना क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका यूज क्या है, इस पदार्थ का हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो वो जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो कहलाता है आपका केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी पढ़ने के लिए कई इसको क्लासिफाइड कर दिया है। थोड़ा सा बेसिक मूल जड़ की ओर हम चले तो केमिस्ट्री को जड़ तक समझने के लिए क्लासिफाई कर दिया गया है। तो एक कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो अध्ययन करेंगे, फिजिकल मतलब हो गया एक नियम, किस नियम के आधार पर वो उसके अंदर में रिएक्शन हो रही है ना, इससे संबंधित जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो ब्रांच कहलाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिर क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक, जो हम प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या अंतर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो आप लोग सिलेबस के अनुसार है वो है आपको बायोकेमिस्ट्री, या इसको बोल सकते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, बायो लाइफ, यानी कि सजीव प्राणी से प्राप्त होने वाले जो कंपाउंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स का जिस ब्रांच में हम लोग अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में, वो कहलाएगा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो मेरा जो लेक्चर है वो समझाना है किस पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं क्योंकि आप लोग क्लास 12 में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुरूप ही चलेंगे। अगर मान लीजिए सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बारीकी से समझाते हुए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अध्ययन करेंगे हम लोग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करना है? तो इसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। इसका हिंदी हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसी तरह का कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखिए, दोबारा हम कोशिश करेंगे उसको हम रिपीट करें, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। तो इसके बारे में व्याख्या तो हम कर चुके हैं, पहले ही प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें आप जाकर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट जो हम लेक्चर डाउनलोड किए हुए हैं उसमें जाकर देख लीजिएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिल जाएंगे तो कहलाएगा क्या चीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है कि कार्बन हाइड्रोजन तो रहेंगे
मगर इसके अलावा अन्य तत्व कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे तो चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्टडी करेंगे वो कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, इसके जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम आगे अब चर्चा करते हैं कि हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में इस दुनिया में पाई जाती है। तो हाइड्रोकार्बन को भी क्लासिफाइड किया गया है। जितना भी हम लोग क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे उतना ही हम लोग उसको जड़ तक जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आम का पेड़ है, तो आम हम लोग देख लिए, मगर वो आम कहाँ स्थित था, वो ब्रांच में था, शाखा में था। शाखा कहाँ से था तो हम लोग आ जाते हैं कि वो तना से था। तना कहाँ से आया तो हम लोग चल जाते हैं जड़ तक। अब जड़ को भोजन कहाँ से मिल रहा है, जड़ को पानी कहाँ से मिल रहा है ना। तो उसी प्रकार हम लोग हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो सिलेबस तो बहुत फिर लंबा हो जाएगा। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हम हल्का सा चर्चा कर देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दो प्रकार के हम बताए थे क्लास में भी, और ऐसे भी 9th क्लास या 10th क्लास में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं कि दो तरह का होता है, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन होता है। तो ओपन चेन की पहचान क्या है, क्लोज चेन की पहचान क्या है, ये सब सारा चीज आप लोग 9th 10th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना, और होगा भी। तो क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा सा यहीं पर ज़्यादा विस्तार हम नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे अगर एक्सप्लेन की अगर बात होगी तो कमेंट्स में आप लोग लिख दीजिएगा, तो हम एक नया वीडियो बना देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का। हम इससे आगे की ओर चलते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए, रूल्स फॉर IUPAC नेम, IUPAC नेम है। आप लोग भली भांति इससे पहचाने हैं कि IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसमें एक निर्णय लिया गया कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण का कुछ नियम होना चाहिए। क्योंकि पहले जो नामकरण हो रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के, या जहाँ से सोर्स प्राप्त हो रहा था वहाँ से नामकरण कर दिया था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण फिर नियम बनाया गया। IUPAC का जेनेवा में संगठन हुआ, उस संगठन में हुआ कि नहीं कि इसी के तहत ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया जाए, नॉमिनक्लेचर किया जाए। तो रूल्स देखा जाए कि IUPAC नेम जो लिखा जाता है उसका नियम क्या है। तो नियम, पहला नियम जो आपका है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन। तीन नियम है, बारीकी से समझिएगा। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन, यानी कि हम चुनाव करेंगे, क्या चीज का चुनाव करेंगे, तो मुख्य श्रृंखला चेन मतलब श्रृंखला, साइड चेन चर्चा करेंगे कि साइड चेन क्या है और मेन चेन क्या है। दूसरा इसका जो रूल्स है ना, वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ साइड चेन। जो साइड चेन का जो पोजीशन मतलब स्थान
है ना, उसका हम लोग निर्धारण करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ साइड चेन। साइड चेन ये आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो आप लोग 9th और 10th क्लास में पढ़े होंगे। क्रियाशील मूलक क्या है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ साइड चेन। और तीसरा है आपका कि IUPAC जो नाम लिखते हैं उस किस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि IUPAC नाम लिखने के लिए जो देखते होंगे कि नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 कैसे लिखें, मिथाइल, इस तरह से, यानी कि IUPAC नेम। तो हम बहुत ही शॉर्ट में हम चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सिलेबस हो जाती है फर्स्ट ईयर का। तो खैर फर्स्ट ईयर के आप लोग हम क्लास जो स्टार्ट किए हुए हैं वो सेकंड ईयर का किए हुए हैं। थोड़ा सा हम इसका रिवीजन करते हुए हम लोग केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन और साइड चेन क्या है? तो जो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसको, उसमें कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो भी कंटिन्यूअस, लगातार। और काउंटिंग में जो भी कार्बन आ गया वो हो जाता है मेन चेन, और जो नहीं आया किसमें, काउंटिंग में, तो कहलाएगा आपका साइड चेन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम चर्चा करते जा रहे हैं। जैसे मान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलेकुलर जो फार्मूला है वो है आपका C3H8, ठीक है। ये क्या है? मोलेकुलर फार्मूला, अणुसूत्र कहते हैं। जब इसको संरचना सूत्र में बदलिएगा तो स्ट्रक्चर फार्मूला, ये क्या है, मोलेकुलर फार्मूला। हम आते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला में, तो देखिए कितना कार्बन है ना, 3 है, तो 3 हम लोग दर्शा दिए, शो कर दिए। और C3H8 की अगर बात किया जाए तो यह फार्मूला किस परिवार से बिलोंग करता है? तो थोड़ा सा हम 10th क्लास की ओर चल रहे हैं। आप लोग एल्केन का फार्मूला पढ़े होंगे, और एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन नहीं किए थे, ठीक है। मगर थोड़ा सा हमको इसको व्याख्या करने के लिए हम चर्चा कर देते हैं। एल्केन का फार्मूला जो होता है CnH2n+2 CnH2n, और इसका फार्मूला होता है CnH2n-, ठीक है। तो एल्केन का परिभाषा, एल्कीन का, एल्काइन का परिभाषा अगर आप लोग अगर इसका जानना चाहते होंगे तो कमेंट्स में लिखिएगा, एक हम वीडियो बना देंगे आपको कि एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, ठीक है। तो देखिए एल्कीन का फार्मूला Cn, n क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए यहाँ कार्बन एटम कितना है, 3 है, तो यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3। और फार्मूला हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो दुगना से 2 अधिक, तो 3 दूनी के 6 और 2 8, क्लियर है। और जान लीजिए कि एल्केन जो होता है वो सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कहिएगा कि सेचुरेटेड क्या है सर, और ये दोनों क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड। समझना पड़ेगा कि सेचुरेटेड किसको कहेंगे और अनसेचुरेटेड हम किसको कहेंगे। हिंदी इसका हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसका हिंदी हो जाएगा असंतृप्त। थोड़ा सा हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, घबराइएगा नहीं।
अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम फिर वीडियो उस तरह का हम बना देंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ? तो सैचुरेटेड संतृप्त मतलब हम संतुष्ट हैं। अब हम किसी अन्य किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, वो हो गया आपका सैचुरेटेड। ऐसे का डिफिनीशन दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन परमाणु के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा, तो वो कहलाएगा कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। परंतु कार्बन परमाणुओं के बीच डबल मतलब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, या तो फिर तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो ओपन चेन हो चाहे क्लोज चेन हो, दो तरह का मिलेगा आपको कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा डबल और ट्रिपल। और इसकी थोड़ा सा अगर हम लोग फर्स्ट ईयर से लेटर अगर चर्चा करें तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे, हाइब्रिडाइजेशन आज से पढ़े होंगे, अगर नहीं इसके बारे में कॉन्सेप्ट होगा तो कमेंट्स में लिखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन का हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो sp3 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन डबल बंधन का sp2 होता है, और ट्रिपल बंधन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ठीक है। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो इससे जो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है कैसा, याद कीजिए, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय बन जाता है। sp2 सारा चीज ऐसा वर्णन फर्स्ट ईयर में इसको किया जाता है, मगर थोड़ा सा हम उसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम वर्णन कर देते हैं। याद रखिएगा, सैचुरेटेड का हाइब्रिडाइजेशन sp3, अनसैचुरेटेड में आपको डबल बंधन है और ट्रिपल बंधन है, तो डबल द्विबंधन मतलब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका sp। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो हमने मोलेकुलर फार्मूला दिया C3H8 के बारे में, तो ये फार्मूला देखिए कि किस मेंबर से, किस परिवार से वो यह बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली से। तो देखिए, तो फार्मूला है CnH2n+2, और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड, इसलिए कार्बन परमाणु के बीच हम क्या डाल दिए? सिंगल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है। अब जान लीजिए कि कार्बन जो एटम होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जब भी यह साझेदारी करेगा, किसी से शेयरिंग करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। तो उस हिसाब से वो जो लॉजिक है उससे अगर देखा जाए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जो साझेदारी हुआ है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से हुआ है, बाकी 3 बचे हुए हैं, तो 3 इस पर हम लगा देते हैं। कहानी वही है, 4 तेरे हैं, याद रखिएगा। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 तेरे हैं और 4 मेरे हैं। फूल तुम पर भी बरसे, फूल हम पर भी बरसे। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड इसलिए दिया कि यह एल्केन परिवार का है। क्लियर है? अब फिर हमने ये जो 3 बॉन्ड और दर्शाए हैं, इसलिए तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या कीजिए? फूल बरसा दीजिए। फूल के मतलब गुलाब के फूल नहीं, हाइड्रोजन के फूल, मतलब हाइड्रोजन के एटम को अरेंजमेंट कर दीजिए।
और आप ऐड करके देखिए कि यह जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है कि नहीं। ठीक है, जोड़ लीजिए 3 3 6 और 2 8। क्लियर है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आती है उसको कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस मतलब थोड़ा सा उसको क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। छोटा करने का मतलब कि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, तो लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, देख लीजिए CH3। तो ये जो फार्मूला या ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ मॉलिक्यूल्स का, ये क्या कहलाएगा आपको, कंडेंस फार्मूला। क्या कहलाएगा, कंडेंस फार्मूला। ठीक है। इस फार्मूला को और रिप्रेजेंटेशन करने की जो तरीका है, एक और तरीका है जो कहलाता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन मतलब हम बंधन को जरूर दर्शाएंगे, बॉन्ड को दर्शाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो सरदारी किए हुए हैं। ठीक है, और हम लाइन के द्वारा चर्चा करते जाएंगे। तो इसमें एक लाइन अगर खींच दी है तो ये दोनों का जो एंड पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, कार्बन की करेंगे। तो देखिए, तो 1 2 3 कार्बन है, तो एक लाइन और खींच दीजिए, है ना। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 हो गए। और बॉन्ड सिंगल सिंगल। अगर डबल बॉन्ड होता तो एक लाइन और खींचते, यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक लाइन हम और खींच देते हैं। ठीक है। तो खैर इसके पास सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह की जो फार्मूला को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के अणुओं को, तो ये कहलाता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, है ना। इसको स्केलेटल फार्मूला भी कहा जाता है, यानी हड्डी सूत्र। क्लियर है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, मेन तो में हम लोग का उद्देश्य है कि IUPAC नेम कैसे लिखें। तो उसका हम लोग नियम यही जानते हैं कि 3 नियम होते हैं। पहला, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन। ठीक है, तो इसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। अब जो भी हम फार्मूला यहां लिखेंगे वो कंडेंस फार्मूला में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आप जानते हैं कि इसकी श्रृंखला लंबी होती है, किटनेशन का प्रॉपर्टी इसमें होता है। तो ठीक है, हम लोग चल रहे हैं IUPAC नेम लिखने के लिए। तो नाम लिखने के पहले उसका नियम क्या है, तो पहला नियम बताए थे कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट एंड सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन। तो मेन चेन और साइड चेन की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, तो कंटिन्यूअस हम लोग नंबरिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4। ठीक है। तो जो कार्बन परमाणु गिनती में आ गया, नंबरिंग में आ गया, वो कहलाएगा क्या चीज, तो देखिए जो नंबरिंग में आ गया तो वो जो श्रृंखला है वो कहलाएगा आपका मेन। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH2 CH3। हम थोड़ा सा जो आप लोग का मेन जो सिलेबस जहाँ तक हम पढ़ाए थे वहाँ तक पहुँचाने के लिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में चलते। अगर किसी तरह का इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो आप केवल कमेंट्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में जैसा लिखिएगा तो हम वीडियो बनाते जाएंगे कि सर इस तरह का फार्मूला कैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, जो भी होगा कमेंट्स में जरूर लिखिए और उसी के अनुसार हम वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या नियम है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन। तो पहले सिलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं।
वो भी नंबरिंग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस, और जिसमें कार्बन की संख्या हमको ज्यादा मिले, जैसे 1 2 3, इसमें 3 ही मिल रहा है, मगर क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव कीजिए। ठीक है, ठीक है, मेन चेन साइड चेन का हम चुनाव करेंगे, मगर फिर क्या नियम है कि जो लंबी श्रृंखला जो तैयार होगी, है ना, उसी को तैयार करना है, और वही कहलाएगा आपका। तो देखिए, तो इसमें कार्बन है 1 2 3, 1 2 3 4, यहां हम लोग पहुंच जा रहे हैं 4 तक। तो इसका मतलब कि लंबा लॉन्गेस्ट चेन तो यही बना। तो जो गिनती में आ गया, काउंटिंग में जो कार्बन परमाणु आ गए, वो कहलाएगा मेन चेन, ये आपको कहलाएगा मेन चेन। और जिसको हम काउंटिंग में ना आया, वो क्या कहलाएगा, साइड चेन, साइड चेन। जैसे कहीं भी फंक्शन होती है, तो फंक्शन में जो बुलाहट होती है वो गार्जियन का बुलाहट होती है, मगर फंक्शन जिस दिन है उस दिन खाने के लिए जो व्यक्ति आ रहे हैं, तो मान लो कि बुतरू के लेके आ गए, छोटा छोटा बालक को लेकर आ गए, तो क्या उसकी गिनती की जाती है? नहीं की जाती। यानी कि वो क्या है, एक तो साइड चेन। और काउंटिंग किसका होता है? जो उसके गार्जियन आ रहे हैं, जिनके माता पिता आ रहे हैं। उसी तरह से मेन चेन किसको मानेंगे? जो काउंटिंग में आ गया, और काउंटिंग में ना आया वो हो गया आपका साइड चेन। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग सिलेक्शन करते हैं मेन चेन का और साइड चेन का। फिर था दूसरा कि दूसरा जो रूल है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ मेन चेन या साइड चेन। ठीक है, पोजीशन तो हम लोग साइड चेन का ही निकालेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि काउंटिंग हम लोग किधर से करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH। ठीक है, दूसरा नियम पर हम लोग जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ साइड्स। तो पहला जो रूल था वो क्या था? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन। तो सिलेक्शन कैसे करना है? जो कंटिन्यूअस कार्बन की संख्या क्या मिले, ज्यादा मिले, अधिकतम मिले आपको, वो हो जाएगा मेन चेन। यानी कि जो काउंटिंग में आ गया वो मेन चेन, और जो काउंटिंग में नहीं आया वो हो गया साइड चेन। ध्यान दीजिए, यहां देखा जाए, अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, या 7 इधर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा मेन चेन, और बाकी जो काउंटिंग में ना आया वही चीज जो हम लोग मेहमानों को बुलाते हैं, तो जो मेहमान को बुलाते हैं उनके साथ जो बच्चे आते हैं उनका काउंटिंग नहीं की जाती है। तो उसी तरह से ये हुआ कि CH3 यहाँ जो है इसी काउंटिंग नहीं हुआ, तो साइड से हुआ, मतलब मेन चेन। माता पिता यही है, अभिभावक गार्जियन नहीं है, और बाकी जो हो गया वो बुतोरमन हो गया। ठीक है, छोटा छोटा बालक हो गया। तो ध्यान दिया जाए, काउंटिंग ऐसे किए तो आप तो ये भी कर सकते हैं कि सर काउंटिंग तो हम इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो काउंटिंग किधर से सही मानी जाए, उसके लिए दूसरा रूल क्या कहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ साइड्स। क्लियर है? तो उस जो रूल है उसमें भी आपका 3, पहला है लोवेस्ट लोकेंट, लोकेंट मतलब हुआ पोजीशन, रूल, पहला नियम। ठीक है,
यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है कि गिनती उधर से सही मानी जाएगी जिधर से हमको साइड चेन जो काउंटिंग में नहीं आया वो क्या पड़े, नजदीक पड़े। लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो जरा आप भी खुद तय कीजिए कि इधर से देख रहे हैं कि दूसरा स्थान पर हमको मिल रहा है साइड चेन, इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो तीसरा स्थान पर मिल रहा है साइड चेन। क्लियर है? तो गिनती किधर से सही मानी जाएगी? तो लोवेस्ट लोकेंट रूल, जिधर से नजदीक पड़े, तो नजदीक तो इधर से ही पड़ रहा है, यही गिनती सही मानी जाएगी। क्लियर है? ये दूसरा रूल का पहला नियम है। तो और क्या है कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाएगा कि सर गिनती इधर से भी कर रहे हैं तो सेम पोजीशन उधर से भी कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो सेम पोजीशन आ जा रहा है। तब कहता है, सेकंड नियम कहता है कि लोएस्ट लोकेंट रूल फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ सम मीन्स जोड़ो, जोड़ने पर जिसका वैल्यू कम आए, यानी सम लोएस्ट लोकेंट रूल। जिनका योगफल, इनका योगफल तैयार करेंगे तो साइड चेन का जो पोजीशन है, स्थान है, उस संख्या को हम लोग जोड़ तैयार करेंगे और जो लोएस्ट मिलेगा उधर से ही गिनती क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। जैसे देखा जाए ऐसे हम दे दिए CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3। उसी नियम के अनुसार हम एक फार्मूला बना है कि 4 तेरे हैं 4 मेरे हैं। बॉन्ड कभी भी 5 नहीं होनी चाहिए। कितना? 4। जैसे जोड़ लीजिए 3 अब 1 4, 3 अब 1 4। इस कार्बन के पास देखिए तो 3 बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड, यानी 4 तेरे हैं तो 4 मेरे हैं। इसी हिसाब से हो सकता है कहीं कहीं इस फार्मूला में हमको मिस्टेक भी हो जाए लिखने में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काशी के लिए टीना पोल वर्ग 4 के में है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है, 5 से तो कर नहीं सकता। ठीक है, काउंटिंग करते हैं। पहला नियम के अनुसार सिलेक्शन ऑफ मेन चेन है साइड चेन, तो उसके लिए हम लोग काउंटिंग करते हैं जो लंबा कार्बन की संख्या जिसमें मिलेगा श्रृंखला में, वही हो जाएगा आपका मेन चेन। तो आइए 1 2 3 1 2 3 4 5, इसका 5 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, या इधर भी 8 कर सकते हैं, क्योंकि इससे अधिकतम संख्या यही मिल रहा है इस चेन में, है ना, इस श्रृंखला में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गिनती तो उधर से भी कर सकते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे मैक्सिमम तो कार्बन नहीं मिलेगा। तो गिनती इधर से सही मानी जाए या इधर से सही मानी जाए, ठीक है, उसके लिए नियम यही बताए। पहला बताए लोएस्ट लोकेंट रूल, गिनती उधर से सही मानी जाएगी जिधर से साइड चेन क्या पड़े, नजदीक पड़े। तो इधर से भी गिनती कर रहे हैं तो दूसरा पर, इधर से भी गिनती कर रहे हैं तो दूसरा पर। तब सवाल है किधर से गिनती सही माना जाए। तो सेकंड रूल कहता है कि सम मतलब जोड़ो, किसको जोड़ो, लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि जो साइड चेन का जो पोजीशन है, जिस स्थान पर मेन चेन के किस स्थान पर साइड चेन लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे देखो इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो दूसरा पर ये मिल रहा है साइड चेन, और ये चौथा पर, और ये 7वां पर। तो
2 प्लस 4 प्लस 7, लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कर रहे हैं तब योगफल कितना आ जाएगा? 7 और 4 11 और 2 13। अगर गिनती इधर से करते हैं तो दूसरा पर मिल रहा है साइड चेन, मतलब मेन चेन के किस कार्बन पर साइड चेन लगा हुआ है ना, वो लोकेंट कहलाएगा, पोजीशन की संख्या कहलाएगा। तो दूसरा पर है, फिर आपका 5वां पर है, फिर आपका 7वां पर है। देख लो, 2 पर है, 5 पर है और 7 पर है। योगफल तैयार कीजिए, 7 और 5 12 और 2 14। तो दूसरा नियम हम क्या बोले थे? सम लोएस्ट लोकेंट रूल, जिनका योगफल क्या है? कम आए। तो देखिए, इसका योगफल 13 आ रहा है, इसका योगफल 14 आ रहा है, तो कम किसका है? 13 का, है ना। तो ये वाला गिनती हम राइट है और इधर का गिनती मेरा रॉन्ग है। मीन्स इधर का गिनती हम कहेंगे कि राइट बा, भोजपुरी में तो नहीं बोला था, राइट बा, इधर की गिनती रॉन्ग बा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेन चेन और साइड चेन बनाने की इस तरीका से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, यूपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही तक। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जो लाल बटन होती है, लाल, उसमें लिखा रहता है सब्सक्राइब, उस बटन को दबाइए जरूर, और उसके जस्ट बगल में बाबा के घंटी दिखाई देगा, सिंबल, संकेत, तो उसको भी दबाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।